90,000 रुपए की मुआवजा राशि का किया वितरण। और गृह मंत्री ने कहा, कोरोना से मृत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि तक उनके परिजनों की सुविधाओं का ख्याल रखेगा बीएसपी संयंत्र प्रबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति को तेज करने और इसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय के मुताबिक 7 लाख से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। कल देश भर में 41,393 नए कोविड संक्रमितों की पुष्टि हुई है। मंत्रालय का कहना है कि इस समय कोविड मरीजों की संख्या घटकर 4,09,000 रह गई है, जो कुल संक्रमित हुए मरीजों की संख्या का 1.31% है। वहीं प्रदेश में 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 188 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। गर्भवती महिलाओं का भी अब कोविड के खिलाफ टीकाकरण किया जा रहा है। केंद्र के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण को लेकर गाइडलाइन जारी की है, जिसकी अनुशंसा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और NEGVAC ने भी की है। रायपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मीरा बघेल ने बताया कि इस संबंध में बीते दिनों ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला गर्भावस्था की टीडी वैक्सीन के साथ ही या टीडी लगने के पहले दिन के बाद कोविड-19 टीकाकरण करवा सकती हैं। अत्यधिक जटिलता वाली गर्भावस्था में टीकाकरण से पहले चिकित्सकों से परामर्श लेने की सलाह दी गई है। और चूंकि जब माता गर्भवती होती है तो उसकी इम्यूनिटी वैसे ही कमज़ोर हो जाती है, तो ये इसलिए नई गाइडलाइन के अनुसार जब माँ टीडी का टीका लगाने आए, जो पहले टिटनस टॉक्साइड बोलते थे वो अब टीडी कहलाने लगा है, तो टीका लगाना है उसके साथ या उसके 15 दिन बाद प्रेगनेंसी की किसी भी अवस्था में, गर्भावस्था की किसी भी अवस्था में वो आकर कोरोना का वैक्सीन लगवा सकती है। और इन सब के बीच टीकाकरण केंद्रों में आने वाले लोग और स्वास्थ्यकर्मी भी लोगों से बिना डरे टीकाकरण करवाने की अपील कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र त्रिपाठी, मैं दो डोज लगा चुका हूँ कोवैक्सीन का, और मतलब टीकाकरण से ही कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि टीकाकरण अवश्य कराएं। मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है कोरोना के जंग से लड़ने के लिए, कोरोना से दूर भगाने के लिए, तो हमको वैक्सीनेशन बहुत ही अनिवार्य है। और आपको बता दें कि प्रदेश में टीकाकरण केंद्रों में प्रतिदिन बड़ी तादाद में लोग टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर में कलमा बैराज के प्रभावित 300 किसानों को 22 करोड़ 78,90,000 रुपए की मुआवजा राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में किसानों को राशि वितरण की और उन्हें संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि इस बैराज के अधिकतम उपयोग के लिए मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। बैराज के पानी से अधिकतम उपयोग करने के दृष्टिकोण से बैराज के दोनों तट पर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित है, जिसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर से क्षेत्र से ज़्यादा सिंचाई किया जाना संभावित है। और इस कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कृषि तथा जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने भी संबोधित किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से कोरोना के कारण करीब 445 कर्मचारियों की मौत के बाद उनके परिवारों की स्थिति को लेकर चर्चा की है। चर्चा के दौरान संयंत्र के सीईओ, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र फूरे और निगम कमिश्नर भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए श्री साहू ने बताया कि कोरोना के कारण संयंत्र के जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को कर्मियों की सेवानिवृत्ति अवधि तक बीएसपी प्रबंधन सभी सुविधाएं मुहैया कराएगा। कुछ कोविड पीरियड में जो एक्सपायर हुए हैं उनके परिजन मिले थे, तो उसके विषय में मैंने जानकारी लिया, चर्चा था सीईओ साहब के साथ, और उन्होंने जो जानकारी दी बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि जो मृत हुए हैं उनका चिकित्सा सुविधा उनके परिवारजनों को बरकरार रखा गया है।
और जो उनकी सैलरी जो मिलती थी उनको भी बरकरार रखा गया है। रिटायरमेंट के बाद जो मिलता है वो रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा। सारी चीज़ें सुविधाएं परिवारजनों को दी जा रही है, इसलिए कोई विसंगति की बात। वहीं श्री साहू ने रिसाली नगर निगम में विकास कार्यों को मूर्त रूप देने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्माण कार्यों के लिए जमीन संबंधी समस्याओं के जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। श्री साहू ने बताया कि करीब 270 एकड़ जमीन में आने वाले समय में जरूरत के मुताबिक मूलभूत विकास कार्य किए जाएंगे। कांकेर में आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने जिला प्रशासन ने जन चौपाल का आयोजन किया। माओवाद प्रभावित क्षेत्र आमाबेड़ा में आयोजित इस जन चौपाल में ग्रामीणों ने अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग, कलेक्टर चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई। शिविर में 111 आवेदनों के निराकरण की कार्रवाई की गई। जन चौपाल को संबोधित करते हुए विधायक अनूप नाग ने कहा कि आमाबेड़ा से कांकेर और अंतागढ़ से आमाबेड़ा तक सड़क निर्माण कार्य को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बैंकिंग की समस्या को हल करने के लिए आमाबेड़ा में ग्रामीण बैंक खोलने की प्रक्रिया के लिए पहल शुरू कर दी गई है। उन्होंने क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। साथ ही ग्रामीणों की मांग पर आमाबेड़ा और बड़े तेवड़ा में हाई मास्ट लाइट लगाने, ग्राम पंचायत हर्रा में सामुदायिक भवन बनवाने और मातला गांव में पानी टंकी और सामुदायिक भवन का निर्माण कराने की घोषणा की है। कलेक्टर चंदन कुमार ने भी शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्र को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पहुंचविहीन गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा भी जा रहा है। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल्स पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। ओलंपिक पर प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों, एफएम रेनबो नेटवर्क, डीआरएम और प्रसारण करने के इच्छुक अन्य केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। ओलंपिक खेलों के मुख्य अंश और एफएम पर ताजा जानकारी भी प्रतिदिन प्रसारित की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस महीने की 1 तारीख से अपने स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में प्रतिदिन ओलंपिक क्विज का प्रसारण कर रहा है। क्विज में जीतने वाले को टीम इंडिया की जर्सी दी जाएगी। आकाशवाणी से आज रात 10:30 बजे से ओलंपिक उद्घाटन समारोह से संबंधित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। यूट्यूब चैनल, दूरदर्शन स्पोर्ट्स, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो बनाकर #हमारी-विक्ट्री-पंच पर साझा करें। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि लोग वीडियो बनाकर इसे 5 अन्य लोगों को टैग कर सकते हैं और उन्हें भी भारतीय ओलंपिक टीम के समर्थन में अपना वीडियो साझा करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट्स का मनोबल बढ़ाएं। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाएं। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। और आपको बता दें कि चीयर फॉर इंडिया के तहत श्री ठाकुर ने जिन 5 लोगों को टैग किया है उनमें कानून मंत्री किरेन रिजिजू, क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, अभिनेता अक्षय कुमार, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शामिल हैं। ओलंपिक में भारतीयों को कुश्ती में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि इसमें खिलाड़ियों के पदक जीतने की संभावना बनी हुई है। ओलंपिक में भारत ने अब तक 5 पदक प्राप्त किए हैं। इस बार भारत से 7 पहलवान ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं। आइए देखते हैं ओलंपिक में अब तक भारतीय पहलवानों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट। भारतीय पहलवानी के बढ़ते कदम, दांव पेच से भरते जीत कदम। अब टोक्यो में दिखेगा 7 हिंदुस्तानियों का दमखम।
23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवानी का दमदार इतिहास इस बार 7 उम्मीदवारों से जीत का परचम लहराने की उम्मीद रखेगा। इस बार ओलंपिक में भारत की ओर से 3 पुरुष पहलवान और 4 महिला पहलवान अपने दांव पेच से संघर्ष की तस्वीर में जीत का रंग भरते दिखेंगे। पुरुष वर्ग में बात करें तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में सबसे बड़ा नाम बजरंग पूनिया का होगा, जो इस बार पूरी लय में है। वहीं 57 किलोग्राम भार वर्ग में रवि दहिया तो 86 किलोग्राम भार वर्ग में दीपक पूनिया मैट पर होंगे। महिला वर्ग की बात करें तो यहां पदक जीतने की सबसे प्रबल उम्मीद का नाम विनेश फोगाट है, जो 53 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। विनेश के अलावा 50 किलोग्राम भार वर्ग में सीमा बिस्ला, 57 किलोग्राम भार वर्ग में अंशु मलिक और 62 किलोग्राम भार वर्ग में सोनम मलिक हैं, जिन पर पदक जीतने की जिम्मेदारी होगी। ओलंपिक में भारतीय कुश्ती। भारत ने पहली बार एंटवर्प ओलंपिक खेल 1920 में 2 पहलवानों को उतारा था। इसके बाद 1924, 1928, 1932 और 1976 के ओलंपिक खेल ऐसे रहे जिनमें भारत ने कुश्ती में हिस्सा नहीं लिया। भारतीय कुश्ती के इतिहास में 23 जुलाई 1952 का दिन खास है, क्योंकि इसी दिन केटी जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में बैंटमवेट में कांस्य पदक जीता था। इसके 56 साल बाद बीजिंग ओलंपिक में साल 2008 में सुशील कुमार ने कुश्ती में भारत को पदक दिलाया, लेकिन पदक जीतने के इस कारवां ने साल 2012 में नई ऊंचाइयों को छुआ, जब लंदन ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार ने ही रजत पदक और जोगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीत भारतीय कुश्ती के चेहरे को बदल दिया। वहीं साल 2016 के रियो ओलंपिक में कुश्ती से सिर्फ एक पदक साक्षी मलिक ने दिलाया, जिन्होंने कांस्य पदक जीता। कुल मिलाकर 2008 से भारत लगातार ओलंपिक में कुश्ती से पदक जीतता आ रहा है और इस बार इस खेल से पदक जीतने की उम्मीद की डोर पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ बंधी दिख रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। निश्चित रूप से ओलंपिक में भारतीय कुश्ती टीम का एक सुनहरा इतिहास रहा है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। केंद्र के निर्देश पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को लगने लगा कोविड का टीका। टीडी टीके के साथ या बाद में लगाया जा सकता है कोविड का टीका। मुख्यमंत्री ने जांजगीर चांपा में कलमा बैराज से प्रभावित 300 किसानों को 22 करोड़ 78 लाख 90 हजार रुपए की मुआवजा राशि का किया वितरण। और गृह मंत्री ने कहा, कोरोना से मृत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अवधि तक उनके परिजनों की सुविधाओं का ख्याल रखेगा बीएसपी संयंत्र प्रबंधक। और अब एक जरूरी संदेश, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन करें। याद रखिएगा, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।